Heartily welcome to all of you on our YouTube channel C Sansar. I'm speaking Stella from C Sansar. Today we are back with an interesting topic. The topic is the overseas direct investment under FEMA. For that, our special guest is a CA Amit Joshi sir. First of all, thank you so much, sir, to joining us and also giving a valuable time to us. Sir, having the experience of the 20 years in the practicing of the chartered accountant and also in the FEMA area. So he will be clear our doubt and explain the in easy way. If you guys during the that time any doubt, please drop your question in the comment section. Definitely we will reply you. And also one more thing important before we are going to start that, please do not forget to like, share, and comment of this video and also subscribe. Now, sir, I would like to invite you to share the thoughts on the topic. Thank you, Stella, and thank you, CS Ansar, for inviting me on uh, talking about the overseas direct investment. So, Stella ji, I'm a practicing chartered accountant and I'm practicing in this area from last 20 years. And today we'll guide our viewers about the overseas direct investment. So, let's start with the topic. Uh, how we can open a company abroad? That is the first question. कि अगर मुझे बाहर किसी यूएई में सपोज यूएई में एक कंपनी ओपन करनी है तो उसको कैसे ओपन करेंगे, उसके क्या रूल्स होते हैं, फेमा उसके लिए क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चंस अब आज आज हम इसमें कवर करेंगे. ठीक है, तो setting up or acquiring a company abroad, what are its procedure, its compliance, and how we can send money abroad. So from form FC to the APR, everything we will cover here. Let's start with an example. कि suppose one Mr. Shah has gone to Dubai for holiday और वहाँ जाके उनको किसी एक कंपनी फॉर्मेशन करने वाले ने उनको अप्रोच किया और उन्होंने वहाँ पे एक कंपनी फॉर्म कर ली. अब कंपनी बनाने के बाद उन्होंने जो उसका पेमेंट है दैट एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम हिज क्रेडिट कार्ड और वहाँ पे उनके पास जो भी कैश है उस कैश से पेमेंट कर दिया. उन्होंने कभी भी प्रॉपर रूट से यहाँ इंडिया से वो पैसा नहीं लेके गए. ठीक है, तो ये फेमा का नॉन कंप्लायंस होता है. ना उन्होंने कभी कोई एडी बैंक को अप्रोच किया, ना फॉर्म एफसी फाइल किया, ना यूआईएन जनरेट हुआ उस ट्रांजेक्शन का, ना उसका कभी एपीआर फाइल हुआ. और आफ्टर 3 इयर्स जब उस कंपनी में बहुत प्रॉफिट हो गई, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था और उनको वो पैसा इंडिया लाना था तो वो नहीं ला पा रहे थे. बैंक ने अकाउंट ही फ्रीज कर दिया उनका. क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी यूआईएन ही जनरेट नहीं किया उसका. तो वो एक नॉन कंप्लायंट ट्रांजेक्शन था, वो लीगली रॉन्ग है. आपको बैंक कभी भी वो पैसा इंडिया में लाने के लिए अलाउ नहीं करेगी. तो इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं रियलिटी में कि लोग दुबई जाते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं और फटाफट कोई कंपनी खोल देते हैं किसी के कहने पे, लेकिन वो नॉन कंप्लायंट कंपनी होती है और वो कभी भी फेमा के अंडर में वो हमेशा प्रॉब्लम में ही फंसे रहते हैं. तो इनसे इसको क्या प्रॉब्लम हुआ? ये कंपनी खोलने से मिस्टर शाह को प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने कभी भी फॉर्म एपीआर फाइल नहीं किया. उनको आरबीआई की बहुत सारी पेनल्टीज लग गई. उनको सेक्शन 13 में 3 टाइम्स ऑफ दी वैल्यू ऑफ दी जो अमाउंट होता है जो उनको कैपिटल के लिए भेजना होता है उसकी पेनल्टी लग गई. तो ये सब प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं अगर वो कंपनी बिना सोचे समझे बिना फेमा की गाइडलाइंस के बना लेते हैं. तो इसी को हम स्टेप बाय स्टेप एक पूरा रूल समझेंगे फेमा की कि कंपनी कैसे बनानी होती है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, वो सारा एक एक हम समझेंगे इसमें. तो लेट्स स्टार्ट विथ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज कवर होती है. तो व्हेन यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी अब्रॉड, लाइक यू आर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इन यूएई, यूएस एलएलसी बना रहे हो या सिंगापुर में कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो, तो ये सब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है. अगर इसके अंदर कैपिटल आपका जीरो भी हो, अगर $1 कंपनी भी बनती है सिंगापुर में, वो बनाई, या जीरो कैपिटल से भी किसी होस्ट कंट्री में अगर रूल है कि वहां पे जीरो कैपिटल कंपनी बनती है, तो वो भी ओडीआई में कवर हो जाता है. अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो, फॉरेन की किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो, वो भी ओडीआई में कवर हो जाता है. अगर आप किसी कंपनी के राइट्स या कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो तो वो भी ओडीआई में कवर हो जाता है. अगर आप किसी फॉरेन कंपनी को लोन दे रहे हैं, फंड बेस्ड हो या नॉन फंड बेस्ड हो, तो वो भी ओडीआई में कवर हो जाता है. तो इतनी सी सारी चीजें ये सब ओडीआई में कवर होती है. तो कोई भी आप ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो आपको ये सब ध्यान में रखना होता है कि इनकी क्या गाइडलाइंस है फेमा की, उसको ध्यान में रखकर ही आपको आगे स्टेप्स लेने हैं आपके. और वो स्टेप्स भी हम समझेंगे
किस क्या क्या चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो पहले फेमा क्या है? फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। उसमें हम स्पेसिफिकली आज ओडीआई कवर कर रहे हैं। इसके लिए हम ओडीआई के रिलेटेड जो एक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फेमा के अंदर है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। उसमें सारी पॉलिसी डिसीजंस होती है, जैसे कि हु कैन इन्वेस्ट, हाउ मच ही कैन इन्वेस्ट एंड व्हाट ही वेयर ही कैन इन्वेस्ट। ये सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट फेमा रूल्स 2022 में कवर करती है। फिर रिजर्व बैंक ने बनाया है रेगुलेशंस। ये ऑपरेशनल रेगुलेशंस है, मतलब आप ऑपरेशन में आ गए, एक बार कंपनी बनानी है आपको, तो कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए, कहाँ रिपोर्टिंग करनी चाहिए, उसकी क्या टाइमलाइन है, उसके क्या प्रोसीजर है, ये सब आरबीआई के फेमा रूल्स, फेमा रेगुलेशंस में कवर होते हैं। देन क्योंकि हमको एडी बैंक के थ्रू जाना होता है सारे प्रोसीजर करने के लिए, तो आरबीआई उनको उनको डायरेक्शन देने के लिए फेमा डायरेक्शन 2022 बना है, जिसमें आरबीआई एडी बैंक को डायरेक्शन देती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इस स्लाइड में बार बार आएंगे, तो उसको पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि इंडियन एंटिटी क्या है ये आपको आगे कंफ्यूज ना हो। तो व्हाट इज इंडियन एंटिटी? एनी इंडियन कंपनी or a body corporate, LLP or a registered partnership firm which is uh, which is made in India is a Indian entity. So any Indian entity which is created or formed in India like company, body corporate, LLP or a registered partnership firm is a Indian entity. Foreign entity क्या होता है? कोई भी फॉरेन में कंपनी बनी होती है which is registered incorporated outside India is a foreign company. इसमें एक टर्म है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब होता है एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर्स में जो लाइक ऑयल, गैस, मिनरल ओर्स, सबमरीन, स्टार्टअप्स और एनी सेक्टर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर। इसमें एक वर्ड बार बार आएगा, कंट्रोल। तो कंट्रोल का मीनिंग होता है अगर आपके पास कुछ राइट्स है to appoint the majority of directors or to control the management or the policy decision, then you have a control over the company. Bona fide business activity, any activity which is permissible under law is a bona fide activity. Subsidiary और step down subsidiary, यहाँ पे अगर हम इंडियन कंपनी कोई फॉरेन में सब्सिडरी खोलती है, उसके वो सब्सिडरी अगर एक सब्सिडरी खोलती है, दैट इज अ स्टेप डाउन सब्सिडरी। तो इस तरह के वर्ड अगर बार बार आते हैं तो आपको मैंने ये समझा दिया है। अब ओडीआई कब होता है, किसको ओडीआई बोलते हैं? अगर कोई भी पर्सन अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो ओडीआई होता है। अनलिस्टेड कंपनी मतलब फॉरेन की किसी अनलिस्टेड कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, भले वो एक शेयर है या 1 लाख शेयर हो, एवरीथिंग इज ओडीआई। लेकिन अगर आप जब किसी लिस्टेड कंपनी, फॉरेन की लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो उसका जो स्टेक है वो 10% या मोर होना चाहिए, तो ही वो ओडीआई में कवर होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक इंडियन इन्वेस्टर है, उसने दुबई में एक फ्री जोन कंपनी ओपन की जिसमें उसका 8% का स्टेक था। अब यहाँ पे 8% ही है, 10% के नीचे है, लेकिन क्योंकि ये किसी अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसके लिए ये ओडीआई में कवर होगा। उसी तरह दूसरी तरफ केस 2 में एक इंडियन इन्वेस्टर ने, जिसने 25% किसी लिस्टेड कंपनी, फॉरेन की लिस्टेड कंपनी जो नैस्डैक में लिस्टेड है, वहां इन्वेस्ट किया, तो वो ओडीआई हुआ। अगर ये 9% होता या 8% होता तो ये ओडीआई नहीं होता, क्योंकि ओडीआई के लिए 10% से ज्यादा जरूरी है। इसको एक ब्रॉड वे में समझ लेते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, उसके अंडर फाइनेंशियल कमिटमेंट आता है और ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है। जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो किस तरह से कर सकते हैं? फाइनेंशियल कमिटमेंट आइदर वी कैन डू थ्रू ओडीआई और डेट और नॉन फंड बेस्ड गारंटी। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट में ओडीआई कवर होता है, डेट कवर होता है और नॉन फंड बेस्ड गारंटीज और प्लेज कवर होता है। ओपीआई में खाली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कवर होता है, वो हम यहाँ पे आज कवर नहीं कर रहे हैं। और फाइनेंशियल कमिटमेंट में मेनली वी आर फोकसिंग ऑन ओनली ऑन ओडीआई, नॉट डेट एंड नॉन फंड बेस्ड गारंटी।
नाउ स्टार्ट विद द ओडीआई विच इज रिगार्डिंग इक्विटी। अगर हम किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ओडीआई होता है। तो इक्विटी में इट कैन बी अनलिस्टेड कंपनी और अ लिस्टेड कंपनी, जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसको और आगे डिटेल में समझते हैं। पहले आपको मैं ओडीआई और ओपीआई का एक कंपैरिजन समझा देता हूं कि ओडीआई क्या होता है, ओपीआई क्या होता है। अगर आप किसी कंपनी का इक्विटी या कंट्रोल स्टेक लेते हैं किसी फॉरेन कंपनी का, तो इट इज ओडीआई। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हो किसी फॉरेन कंपनी में जहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो ओपीआई है। अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी में 10% या उससे ज्यादा का पेड अप कैपिटल लेते हो और आपका वहां पे कंट्रोल है उस कंपनी में, तो भी वो ओडीआई होगा। लेकिन अगर लेस देन 10% है और विदाउट कंट्रोल है, तो वो ओपीआई है। किसी अनलिस्टेड कंपनी के लिए अगर आप कोई भी कितने भी शेयर लो, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, इवन सिंगल शेयर भी आप लेते हैं, तो वो ओडीआई होता है। और दूसरी जगह कि ओपीआई है अनलिस्टेड कंपनी के लिए अवेलेबल है ही नहीं। ओपीआई सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज और अदर डिफाइंड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके लिए ही है। इसमें क्या क्या कवर होता है, तो ओडीआई के अंदर इक्विटी शेयर्स कवर होते हैं, सीसीपीएस यानी प्रेफरेंस शेयर्स कवर होते हैं, डिबेंचर्स कवर होते हैं, और सब्सक्रिप्शन ऑफ एमओए कवर होता है। अगर ये आप कोई भी इसमें से एक्टिविटी करते हैं देन इट इज ओडीआई। और दूसरी तरफ ओपीआई के लिए अगर आप किसी लिस्टेड शेयर्स में कोई यूनिट्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, ईटीएफ खरीदते हैं इन परमिटेड कैटेगरी, तो वो ओपीआई है। अगर हम ओडीआई करते हैं किसी कंपनी में तो हमको क्या फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे एनुअल फाइलिंग वगैरह कुछ होती है क्या उसकी, तो यस, ओडीआई करने पे आपको एवरी ईयर एपीआर फाइल करना होगा उस फॉरेन एंटिटी के लिए। दूसरी तरफ एपीआर में, ओपीआई में कोई एपीआर वगैरह नहीं होता है। खाली एक एंटिटी जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है पोर्टफोलियो में, तो उसको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, दैट्स ऑल। अब अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन ओडीआई करना चाह रहा है और ओपीआई करना चाह रहा है, तो कितना पैसा बाहर लेके जा सकता है, तो इंडिविजुअल पर्सन को ओडीआई और ओपीआई दोनों के लिए $2,50,000 की पर ईयर की लिमिट है, उससे ज्यादा वो नहीं लेके जा सकते। अब बात करते हैं कि हु आर एलिजिबल टू ओपन अ फॉरेन एंटिटी और उनके क्या रूल्स हैं, कितना पैसा वो बाहर लेके जा सकते हैं कंपनी ओपन करने के लिए। तो ये फेमा के एक लॉ के अंदर दो दो पर्सन डिफाइन किए, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल और एक इंडियन एंटिटीज। जो रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं उनके लिए एलआरएस रेमिटेंस स्कीम है, मतलब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है उनको, वो एलआरएस के थ्रू पैसा लेके जा सकते हैं, उसके थ्रू वो कंपनी ओपन कर सकते हैं। उसकी लिमिट 2,50,000 पर फाइनेंशियल है और वो सिर्फ ऑपरेटिंग कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कंपनी मतलब कि वो कोई फाइनेंशियल कंपनी नहीं होनी चाहिए लाइक बैंक्स एंड अदर्स, वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंडियन एंटिटीज है, तो इंडियन एंटिटीज में कंपनीज, एलएलपी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कवर होती है। तो ये कितना पैसा लेके जा सकते हैं, ये अपना 400% ऑफ देयर नेटवर्थ, वो इतना पैसा ऑटोमेटिक रूट के थ्रू लेके जा सकते हैं। लेकिन इट कैनॉट गो बियॉन्ड $1 बिलियन। उससे ज्यादा अगर आप लेके जाते हैं $1 बिलियन से, तो आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए होती है। ये जो 400% ऑफ नेटवर्थ तो आपको जो चेक करना है, वो सिर्फ आपको अपनी ही कंपनी का करना है। आपकी ग्रुप कंपनीज, आपकी सब्सिडरी, आपकी होल्डिंग, वो सब इसमें कवर नहीं होती है। तो जो इंडिविजुअल पर्सन कभी भी फॉरेन में कंपनी खोलना चाहता है, तो उसको हम एक उसकी जर्नी एक डिस्कस कर लेते हैं और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर आगे। टोटल 6 स्टेप्स हैं इसके। पहला हमको एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर दैट सेक्टर इज एलिजिबल टू अस और नॉट। एलआरएस लिमिट कितनी मिलती है मुझे, फॉर्म एफसी कब फाइल करना है, फंड कब रेमिट करना है, इनको कंपनी इनकॉर्पोरेशन यूएई में कब होगी और उसका यूएएन कब जनरेट होगा। हमको वो कंपनी बनने के बाद उसके एविडेंसेस कब सबमिट करने होते हैं, और एवरी ईयर अगर मुझे कंप्लाइंट रहना है तो मुझे कौन से फॉर्म भरने होते हैं, और 31 दिसंबर के पहले पहले एपीआर भरना जरूरी है या नहीं है।
ये सब हम इस जर्नी में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो स्टेप 1 था, एलिजिबिलिटी चेक करनी है और आपकी एलआरएस की लिमिट कितनी बची है उतना आप फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो द रूट ऑफ इन्वेस्टिंग इज एलआरएस। और आप जब एक इंडिविजुअल रेसिडेंट हैं तो आपको एलआरएस ही एक ऑप्शन है फंड लेके जाने के लिए और कंपनी ओपन करने के लिए। एंटिटीज के लिए ये रूट नहीं है, एंटिटीज के लिए 400% ऑफ नेटवर्थ का रूट है, तो उससे पैसा बाहर लेके जा सकते हैं। टोटल जो आपको लिमिट मिलती है वो 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर मिलती है, जो कि ओवरऑल लिमिट है। इसके अंदर सारी लिमिट्स कंबाइंड हो जाती है, जैसे एजुकेशन हुआ, ट्रैवल हुआ, मेडिकल है, आप किसी को गिफ्ट देते हैं, ये सब लिमिट कवर होती है। तो आपको अपना पहले चेक करना पड़ता है कैप कि आप उस कैप में आप कितनी लिमिट बची है आपकी। अगर 2,50,000 में आपने ट्रैवल के लिए और मेडिकल के लिए ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो जो बैलेंस लिमिट है दैट ओनली यू कैन यूज फॉर योर कंपनी फॉर्मेशन अब्रॉड। नेक्स्ट इज इन विच कंपनी वी कैन इन्वेस्ट। तो आपकी एलिजिबिलिटी इसमें चेक होगी कि आप फॉरेन एंटिटी जो है वो पहले अलाउेबल सेक्टर होना चाहिए, किस सेक्टर में जाना है आपको। हर एक सेक्टर अलाउड नहीं है, बहुत सारी चीजें में, बहुत सारे सेक्टर्स में प्रोहिबिशन है। तो उसमें जैसे फाइनेंशियल सेक्टर्स आप नहीं चूज कर सकते, लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब आप नहीं चूज कर सकते, ठीक है। और आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 2 लेयर ऑफ सब्सिडरीज आर अलाउड, फॉरेन सब्सिडरी, उससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है। तो उससे ऊपर अगर आपको कोई भी सब्सिडरी बनानी है तो आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए। अभी सेकंड स्टेप है कि जब भी आपने आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर ली और आपको कंपनी बनाने के लिए आपने सोच लिया, तो पहला काम होता है कि आपको फंड रेमिट करने होंगे। तो फंड रेमिट करने के लिए पहले आपको फॉर्म एफसी फाइल करना होता है, ठीक है। आपने आपका एलआरएस की लिमिट चेक कर ली कि मेरे पास इतनी अवेलेबल बैलेंस है, आपने आपका स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, आपके कैटेगरी 1 एडी बैंक को आप अप्रोच करो और अप्रोच करके उनसे फॉर्म एफसी की कॉपी ले लो, फॉर्म एफसी भरो और फॉर्म एफसी भर के जो जो डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैचमेंट करने हैं वो अटैच करके आप अपने एडी बैंक को जमा कर दो। एडी बैंक इसको आगे आरबीआई को देती है और वहाँ से अप्रूवल लेती है। ये करने के बाद आपका यूआईएन जनरेट होता है फॉर्म एफसी जमा करने के बाद। तो एक बार फॉर्म एफसी जमा हो गया, आपने फॉरेन में आपके फंड अगर फॉर्म एफसी के थ्रू बाहर चले जाते हैं तो उसके बाद आप कंपनी फॉरेन में सेटअप कर सकते हो। उसका यूआईएन नंबर आपको मिल जाएगा। ये नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको परमानेंटली रखना है, वो लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगा जब तक कि आपकी फॉरेन में वो कंपनी चल रही है। तब तक आपको कोई भी रेफरेंस देना है तो यूआईएन का ही देना है। कंपनी बनने के बाद उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसके शेयर सर्टिफिकेट और कोई भी प्रूफ जो भी वहां से कंपनी जनरेशन का आपको मिलता है वो आपके एडी बैंक को लाके जमा करना होता है। इसके बाद आपको स्टेप 5 में आपको एवरी ईयर कंप्लायंट रहना है। कंप्लायंट कैसे रहेंगे? तो यू हैव टू ब्रिंग योर ऑल शेयर सर्टिफिकेट एंड गिव इट टू दी योर एडी बैंक। एडी बैंक को भी आपके सारे रिकॉर्ड संभाल के रखने होते हैं और आपको भी रखने होते हैं। शेयर सर्टिफिकेट हो गया या एमओए हो गया, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जो कंपनी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है वो सब आप संभाल के रखो। उस वहाँ के कोई लाइसेंसेस होंगे तो लाइसेंसेस की कॉपी, ये सब आप अपने एडी बैंक को भी जमा करो और खुद भी संभाल के रखो। उसके बाद एवरी ईयर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हो रहा है, आपकी फॉरेन कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है, आपकी कोई न्यू स्टेप डाउन सब्सिडरी बन रही है, कोई नया शेयर अलॉट हो रहा है, तो एवरीथिंग यू हैव टू रिपोर्ट टू योर एडी बैंक थ्रू फॉर्म एफसी। ओके, नेक्स्ट, रिपाट्रिएट योर ड्यूज विद इन 90 डेज। इसमें कैसा है कि अगर आपने फॉरेन में कोई इनकम कमाई है तो आपका ईयरली वहाँ पे इनकम जनरेट हो रहा होगा और वो अगर सपोज वहाँ पे डिविडेंड इशू हो गया है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग हो गई है, तो वो उसको लाने के लिए आपको सिर्फ 90 दिन मिलते हैं। विद इन 90 डेज यू हैव टू ब्रिंग ऑल योर इनकम हियर इफ इट इज, अगर वो डिविडेंड इशू कर दिया है तो ही, अदरवाइज नॉट। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, नाउ विल गो फॉर द कंपनी इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी बाहर, इंडिया से बाहर सब्सिडरी खोलना चाह रही है या इन्वेस्ट करना चाह रही है तो उसको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। तो इसमें भी 6 स्टेप के अंदर हमने उसकी जर्नी समझाई है। फर्स्ट,
ये कंपनी हैज टू चेक एलिजिबिलिटी, द नेटवर्थ लिमिट, उनको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके वैल्यूएशन भी करना पड़ सकता है, उसके लिए फॉर्म एफसी फाइल करना है और फंड रेमिट करने हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है बाहर फॉरेन में, उसका यूआईएन जनरेट करवाना है, और एवरी ईयर दे हैव टू स्टे कंप्लायंट बाय फाइलिंग द नेसेसरी फॉर्म्स, और एवरी एंड ऑफ द ईयर बिफोर 31st December they have to file APR. That is the compulsory thing. तो अभी इसको एक एक डिस्कस करते हैं। तो किसी भी कंपनी को फर्स्ट उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि whether that company is investing in eligible sectors or not. तो एक बार वो डिसाइड हो गया कि which sectors are eligible, तो सेकंड स्टेप आता है कि हाउ मच दे कैन इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 400% ऑफ नेटवर्थ हो सकता है, और वो भी उसकी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से हम ये कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये 18 मंथ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है और उसमें मैक्सिमम 18 मंथ्स का गैप होना चाहिए। अदरवाइज उसको उससे भी जो लेटेस्ट बैलेंस शीट है वो बनने के बाद ही आप कर पाओगे। अब जो 400% की लिमिट है उसके ऊपर भी एक कैप है कि वो $1 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकता है। तो मैक्सिमम $1 बिलियन है, 400% ऑफ द नेटवर्थ इज अलाउड। अगर उससे ऊपर आप जाते हो तो आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए होती है। दूसरा है कि आप अपनी जो नेटवर्थ है वो कैलकुलेशन में आप अपनी सब्सिडरी, अपनी होल्डिंग या अपने ग्रुप कंपनीज का जो नेटवर्थ है वो ऐड नहीं कर सकते। आपको इंडिविजुअली आपकी ही कंपनी जो इन्वेस्ट करना चाह रही है, शेयर होल्डिंग लेना चाह रही है, उसी का ही आपको नेटवर्थ लेना है। अब जब आप कंपनी बनाते हो तो आपको पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है। आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कितना फंड इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ये सारी चीजें आपको आपके कंपनी में बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू पास करनी होती है। जब बोर्ड रेजोल्यूशन में कंपनी में बोर्ड मीटिंग के अंदर ही जब पास कर लेते हैं तो ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे। और आपकी एडी बैंक भी आपसे बोर्ड रेजोल्यूशन मांगती है। आपका नेटवर्थ भी आपने लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से चेक कर लिया, 400% की लिमिट के अंदर है, और उसके बाद आपको कभी कभी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। वैल्यूएशन की जरूरत हर जगह नहीं पड़ती है। वैल्यूएशन कब चाहिए होता है कि सपोज आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स टेक ओवर कर रहे हो तो आपको 100% उसका वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी के को फुल्ली टेक ओवर कर रहे हो या उसके कुछ शेयर खरीद रहे हो तो उस समय आपको वैल्यूएशन कराना जरूरी है। अब आप अपनी एडी बैंक को अप्रोच करोगे, जब आपका वैल्यूएशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप एडी बैंक को अप्रोच करोगे। आपको फॉर्म एफसी फाइल करना होगा। फॉर्म एफसी के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं। उसमें बहुत बार आपको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट और आपका नेटवर्थ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, और ये करने के बाद आपको यूआईएन जनरेट होता है। वो यूआईएन आपको परमानेंटली संभाल के रखना होता है। कोई भी करस्पॉन्डेंस आप जब एडी बैंक के साथ करते हो, आरबीआई के साथ करते हो, तो आपको यूआईएन का रेफरेंस देना होता है। आपको कंपनी बनने के 6 महीने के अंदर अंदर आपके शेयर सर्टिफिकेट या और भी कोई डॉक्यूमेंट जो इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे इंडिया में आपके एडी बैंक को लाके जमा करने होते हैं। इसके बाद जैसे हमने इंडिविजुअल में समझा था उसी तरह से यहाँ पे भी आपको एवरी ईयर कंप्लायंट रहना है। आपका शेयर सर्टिफिकेट या आपका टोटल कैप जो 400% का कैप है वो अभी भी एज इट इज इंटैक्ट है, वो आपको चेक करना होता है। आपको कोई भी न्यू इवेंट बेस्ड चेंजेस है, जैसे कोई इवेंट हुआ कि आपने स्टेप डाउन सब्सिडरी खोल ली, आपने आपका रिस्ट्रक्चरिंग कर लिया फॉरेन कंपनी का, तो ऐसे कोई भी इवेंट पे आपको फॉर्म एफसी फाइल करके आपके एडी बैंक को इन्फॉर्म करना है। अगर वहां पे कोई इनकम जनरेट हो रही है फॉरेन कंपनी में तो उसका डिविडेंड हुआ, रॉयल्टी हुआ, वो आपको 90 डेज के अंदर इंडिया में लाना जरूरी है। द मैनर ऑफ मेकिंग ओडीआई, ओडीआई में हम कैसे कर सकते हैं ओडीआई, किस किस फॉर्म में ओडीआई बोला जाता है। तो अगर आप एमओए का सब्सक्रिप्शन करते हो, इट इज ओडीआई। यू आर एक्वायरिंग शेयर्स वाया बिड और टेंडर, देन ऑल्सो इट इज ओडीआई। राइट इश्यू हुए, बोनस शेयर्स इश्यू हुए, देन इट इज ओडीआई। You are capitalizing your dues, then also it is ODI. Swapping of securities is also ODI. Merger demerger,
दैट इज ऑल्सो ओडीआई। तो ये सब बैनर में आपको जब भी इसमें से कोई भी एक इवेंट होता है तो आपको अपने एडी बैंक को इन्फॉर्म करना है थ्रू फॉर्म एफसी। और इसकी लिमिट हमने डिस्कस कर ली। रिपोर्टिंग में फॉर्म एफसी के थ्रू रिपोर्ट करना होता है, एवरी ईयर एपीआर फाइल करना है। अगर आपके फॉरेन असेट्स और लायबिलिटीज है कंपनी में तो एफएलए रिटर्न भी फाइल करना होगा। और एवरी ईयर आपका जो भी कंपनी में जो इवेंट होते हैं उसको रिपोर्ट करते रहना है थ्रू फॉर्म एफसी। और एट द एंड 31 दिसंबर के पहले पहले एपीआर भी फाइल करना है। कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स भी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लाइक रियल एस्टेट, ट्रेडिंग, गैम्बलिंग और आरबीआई लिंक प्रोडक्ट। ये सब में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। राउंड ट्रिपिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, तो इसको ध्यान रख के ही करना है। अभी हमने इतनी बार डिस्कस किया फॉर्म एफसी, एपीआर, एफएलए रिटर्न, तो इनको एक एक करके हम समझते हैं। व्हाट इज फॉर्म एफसी? इट इज अ सिंगल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट। आप जब कभी भी फॉरेन में कंपनी बनाते हो तो आपको एक फाइनेंशियल कमिटमेंट करना पड़ता है कि सपोज कंपनी के शेयर खरीदे हो तो दैट इज अ फाइनेंशियल कमिटमेंट वो फॉरेन कंपनी। तो ये फॉर्म एफसी उसी के लिए है, फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए। तो ये एक सिंगल फॉर्म है जिसमें सारे तरह के फाइनेंशियल कमिटमेंट कवर होते हैं। जैसे आप इक्विटी, लोन, गारंटी, इसमें से कुछ भी आप फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फॉर्म एफसी फाइल करना पड़ता है। फॉर्म एफसी आपको एडी कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू ही जमा करना है और ये आगे फिर आरबीआई को फॉरवर्ड करते हैं। जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो आरबीआई आपको यूआईएन नंबर देती है जो आपको हमेशा फॉर परमानेंटली आपको संभाल के रखना है जब तक आपकी कंपनी है। ये फॉर्म आपको आपको संभाल के इसलिए रखना है कि हो सकता है कि इसका रेफरेंस आपको बार बार देना पड़े कि आपका इनिशियली कितने फंड गए थे, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आई, तो ये आपकी बैंक आपसे मांग सकती है। फॉर्म फाइल कब करना होता है? तो फॉर्म एफसी आपके कमिटमेंट के टाइम पे, जब आप एमओए को सब्सक्राइब करते हो तब फाइल करना होता है। पेमेंट लेके जाने के बाद नहीं फाइल करना है। पहले फॉर्म एफसी फाइल करो, फिर आप पैसा बाहर लेके जाओ। उसके बाद फॉर्म एफसी रेगुलर बेसिस पे भी फाइल करना पड़ता है। जैसे कि आप कोई फर्दर कमिटमेंट कर रहे हो, आपने अपने शेयर होल्डिंग बढ़ा ली है कंपनी में, ठीक है, एडिशनल शेयर लिए, कोई लोन दे दिया, कोई नई गारंटी दे दी कंपनी को, तो ईच एंड एवरी टाइम आपको फॉर्म एफसी फाइल करते रहना है। शेयर होल्डिंग में कोई चेंज हुआ, ट्रांसफर, डाइल्यूशन, बोनस, तो भी आपको फॉर्म एफसी फाइल करना है। सपोज आपको कंपनी अब बंद करनी है या आपको एग्जिट लेना है कंपनी से, तो उस टाइम पे भी फॉर्म एफसी फाइल करना जरूरी है। नेक्स्ट हम एक एफएलए रिटर्न के बारे में समझ लेते हैं। ये एक एनुअल रिटर्न है जो हर इंडियन एंटिटी, मतलब जो कंपनी को ही फाइल करना है। इंडिविजुअल रेसिडेंट पर्सन जब इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडियन एंटिटीज जो फॉरेन में इन्वेस्ट करती है उनके लिए ही है। इसको कब फाइल करना होता है? तो इसको 15 जुलाई के पहले पहले फाइल करना होता है। इसमें क्या कैप्चर होता है? इसके अंदर आपके फॉरेन लायबिलिटीज एंड असेट्स, फॉरेन कंपनी के लायबिलिटीज एंड असेट्स कवर होते हैं। अगर आप ये नहीं सबमिट करते हो तो ये फेमा का कॉन्ट्रावेंशन है और आप इसके ऊपर हैवी पेनल्टीज है, ठीक है। तो कोई भी डोरमेंट कंपनी भी हो तो भी उनको फाइल करना होता है अगर उनका कोई भी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट है, असेट्स और लायबिलिटीज है। सिर्फ इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल को, अगर जो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसने फॉरेन में कोई कंपनी बनाई, उसको नहीं करना है। कंपनीज को कंपलसरी है। एपीआर ये एक एनुअल रिटर्न है आपका, समझ लो, जो हर रेसिडेंट इंडिविजुअल या इंडियन एंटिटी, अब इसके अंदर ये बाइफिकेशन नहीं है, ये दोनों को फाइल करना होता है। रेसिडेंट इंडिविजुअल को भी फाइल करना है और इंडियन एंटिटी को भी फाइल करना है। एपीआर के अंदर आप समझ सकते हो कि ये एक तरह का एनुअल रिटर्न है जिसके अंदर आपको आपकी प्रॉफिट एंड लॉस सबमिट करनी है, आपकी बैलेंस शीट की डिटेल्स यहाँ सबमिट करनी होती है। एपीआर किसको नहीं चाहिए? वेयर द होल्डिंग इज बिलो 10% और विदाउट कंट्रोल। अगर आपका होल्डिंग 10% के नीचे है, आपका कंट्रोल नहीं है उस कंपनी पे, तो आपको एपीआर जमा करने की जरूरत नहीं है। इसकी ड्यू डेट जो है वो 31 दिसंबर है। इसके अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको
जमा करनी पड़ती है आपके एडी बैंक को। और आपकी जो सपोज आपकी ईयर एंडिंग फॉरेन कंपनी की 31 दिसंबर है, तो आपको नेक्स्ट 31 दिसंबर तक का टाइम मिल जाता है। आपकी फॉरेन कंपनी की ईयर एंडिंग 30 जून है, तो आपको 31 दिसंबर तक का टाइम है। अगर आप एपीआर जमा नहीं करते ईयरली, तो ये फेमा का कॉन्ट्रवेंशन है, और आपको कोई भी फर्दर फाइनेंशियल कमिटमेंट आप नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। आप आपके जो फंड्स हैं वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएंगे फॉरेन कंपनी के, उसका पैसा आप इंडिया में नहीं ला पाओगे। तो ये एक मैंडेटरी एपीआर मैंडेटरी फॉर्म है। दूसरा, अगर सपोज आपने बिजनेस कर लिया, आपको अब कंपनी से डिसइन्वेस्टमेंट करना है या आपको कंपनी क्लोज करनी है, तो उस समय भी फॉर्म एफसी फाइल करना होता है डिसइन्वेस्टमेंट के 30 डेज के अंदर अंदर। एनी सेल, ट्रांसफर, वाइंडिंग अप, इन ऑल दिस केसेस फॉर्म एफसी इज रिक्वायर्ड। अगर आप कंपनी 31 दिसंबर के पहले किसी ब्रोकन पीरियड में बंद कर रहे हैं, मिड ऑफ द ईयर, तो आपको एपीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो फाइनल फॉर्म एफसी है उसके अंदर ये जो भी आपकी डिटेल्स है वो सारी कवर हो जानी चाहिए, सारे ट्रांजेक्शन्स उस ब्रोकन पीरियड के, और सीए सर्टिफिकेशन भी उसमें ज़रूरी होता है। कंपनी बंद करने के बाद आपको 90 डेज के अंदर अंदर आपके सारे सेल प्रोसीड्स और आपका जो फंड्स है वो 90 डेज के अंदर अंदर इंडिया में लाना कंपलसरी है। अभी हमने एक ओडीआई पूरा समझ लिया इंडिविजुअल के लिए और कंपनीज के लिए, तो उसकी एक फुल पिक्चर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या समझा अब तक। पहले हमने प्लानिंग की, कौन से स्ट्रक्चर में अलाउ है, एलिजिबिलिटी है या नहीं है, फंडिंग कैसे बाहर लेके जानी है और कितनी लिमिट मुझे फंडिंग के लिए मिलती है। फिर हम फॉर्म एफसी फाइल करते हैं, यूआईएन जनरेट करता है एडी बैंक उसके लिए। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन में कंपनी बना देते हैं उस पैसे से, और एडी बैंक को हम उसके डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, एविडेंस कि ये मेरा शेयर सर्टिफिकेट है, ये मेरे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, जो 6 महीने का टाइम मिलता है हमको। ये सब करने के बाद ईयर एंड पे हम एपीआर भी उसका जमा करते हैं 31 दिसंबर के पहले पहले। कंपनीज के लिए तो एफएलए रिटर्न भी जरूरी है, जो 15 जुलाई के पहले पहले फाइल करना होता है। और अगर आपके कोई भी इवेंट होते हैं, जैसे कि इवेंट इज लाइक आपके कोई शेयर होल्डिंग में चेंजेस है, डेट में कोई चेंजेस है, नया डेट दिया, कोई नई गारंटी दी, तो एवरी टाइम यू हैव टू इन्फॉर्म टू योर एडी बैंक थ्रू फॉर्म एफसी। अगर आप कंपनी से एग्जिट करना चाह रहे हैं, आप डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कंपनी को क्लोज करना चाह रहे हैं, उस समय भी आपको एडी बैंक को इन्फॉर्म करना होता है थ्रू फॉर्म एफसी। तो ये एक पूरी साइकिल है जो मैंने आपको समझाई है कि फॉरेन में कंपनी कैसे बनती है, इंडिविजुअल कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी कितना इन्वेस्ट कर सकती है, उसका क्या प्रोसीजर है, कौन से फॉर्म्स फाइल करने जरूरी है। अब इसका एक चार्ट कैलेंडर देख लेते हैं कि किस किस पीरियड में क्या क्या जमा करना होता है। एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट आपको फॉर्म एफसी फाइल करना है एडी बैंक के थ्रू। उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको कंपनी बनने के 6 महीने के अंदर अंदर सारे एविडेंसेस इंडिया में आपके एडी बैंक को लाके देना है। आपका कोई भी इनकम जनरेट हो रही है फॉरेन में, तो उसका डिविडेंड, रॉयल्टी या ऐसा कुछ भी है, तो 90 डेज के अंदर अंदर आपको इंडिया में लाना जरूरी है। कोई भी इवेंट हुआ तो इवेंट की रिपोर्टिंग आपको करनी है एडी बैंक को। एफएलए रिटर्न आपको एवरी ईयर 15 जुलाई के पहले फाइल करना है। एनुअल रिटर्न एपीआर जिसको बोलते हैं वो 31 दिसंबर के पहले फाइल करना है। ये सिर्फ फॉरेन एंटिटीज को ही करना है, इंडिविजुअल्स को नहीं करना है। अगर आपके रेसिडेंशियल स्टेटस में चेंज होता है तो वो भी आपको एडी बैंक को इंटीमेट करते रहना है। और अगर आप जब डिसइन्वेस्टमेंट करते हो तो फॉर्म एफसी फाइल करके आप इंडिया में पैसा ला सकते हो। ये सारे फेमा के कंप्लायंसेस है। अगर ये नहीं करते हो तो क्या होगा? तो अगर आप ये नहीं करते हो तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेट सबमिशन फी भरनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो आपको फेमा के अंडर में सेक्शन 13 में पेनल्टी लगती है, जो 3 times ऑफ दी अमाउंट इन्वॉल्व होती है, या जहाँ पे क्वान्टिफिएबल नहीं है तो वो 2 लाख रुपीज़ तक होती है। इसके अलावा अगर आप ये कंप्लायंसेस नहीं करते हो तो आपका फंड फॉरेन में ब्लॉक हो जाएगा, आप इंडिया में नहीं ला सकते। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो आपको फिर कंपाउंडिंग के लिए भी जाना पड़ता है कि आप पेनल्टी नहीं भरना चाह रहे हो और कंपाउंडिंग के थ्रू एप्लीकेशन करते हो आरबीआई को, तो हो सकता है कि आपको कम पेनल्टी में काम हो जाए, तो उसके लिए कंपाउंडिंग रूट लेना पड़ता है। तो ये हमने पूरा एक समझ लिया कि कैसे फॉरेन में कंपनी बन सकती है थ्रू ओडीआई, और इंडिविजुअल और कंपनीज के लिए क्या क्या रूल्स हैं, कौन से फॉर्म जमा करने हैं। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी कभी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमको अप्रोच कर सकते हो।
So thank you very much. Over to you, Stella. Such a wonderfully you explained, sir. First of all, you have which you share the knowledge that was very much knowledgeful. And those who are watching, if you guys having any doubt, please drop your question in the comment section, and definitely we will reply you. So again, sir, thank you so much for giving your valuable time, which you have done the hard work for us. Thank you. Thank you, Stella. Thank you, CS Ansar.